सेक्रेटरी श्री आर के ओझा जी और हमारे सर्विस के वरिष्ठ साथी, हमारे CSS फोरम के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर श्री VK सिन्हा जी और आप सभी अपने CSS ऑफिसर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, समय कुछ ज़्यादा हो गया, तो शेड्यूल लेट हुआ। बहुत लोग नवरात्रा के उपवास में हैं, घर चले गए हैं। और दूसरा, मैं कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा खेद जताता हूँ। मुझे ये पता नहीं, बगल के ब्लॉकेज है और इधर भी ब्लॉकेज हो गया तो गाड़ी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग ऐसे चले गए, गाड़ी पार्किंग नहीं हुई। हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, लेकिन वो नए ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू होने के कारण बाहर पार्क करने में रोड पर उन्होंने उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, चले गए। तो ये सब मैं खेद जताता हूँ आप लोगों से। और उसके बावजूद भी आप लोग और बहुत लोग नवरात्रा में घर चले गए, उसके बावजूद भी आप लोग बहुत संख्या में हैं। इसका मैं आप लोगों का फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा सर्विस का 100 साल पूरा हुआ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि आप लोग आज डॉक्टर साहब को और नित्यानंद जी को सुनना चाहेंगे और समय भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, चूँकि मंत्री जी और भी हैं और तसल्ली से हमें सुन पाएंगे, क्योंकि और दिन के काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम होते हैं। हमारे सर्विस का स्थापना ब्रिटिश काल में सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स कमेटी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमेटी के तहत लेवली नेस्मिथ कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुआ था। ये दूसरा संगठित सर्विस था, ICS इंडियन सिविल सर्विस, और उसके बाद हमारा ये दूसरा संगठित सर्विस था जो ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई, जो इंपीरियल सेक्रेटरीट सर्विस के रूप में जाना जाता था। और 1919 से ये चलता रहा। 1950 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के रूप में अब जाना जाता है, जो हम विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर आज के डेट में सेंट्रल सेक्रेटरीट के करीब 13,000 लोग देश के विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म के सभी लोग यहाँ आते हैं और यहीं हम अपना सर्विस शुरू करते हैं। और हमारा नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम परमानेंट यहीं रहते हैं। यही हमारा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर होता है। अभी 13,000 की अभी हमारी संख्या है। और मैं सर को बताना चाहूँगा कि हमारा जो पोस्ट है, हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में यहाँ पर रिक्रूट होते हैं। और पहले 2003 से पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट एसओ आते थे सिविल सर्विसेज से। अभी उत्तर 2003 से यहाँ रिक्रूटमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट में बंद हो गया है। रेलवे बोर्ड में, FSQ में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन सब में है, सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरीट में नहीं है, यहाँ बंद हुआ है। तो हम डिफरेंट पोस्ट पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक हमारे होते हैं। ऊपर 1-2 पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी और नीचे LDC UDC का स्तर रह जाता है। मोस्टली मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग मैन करते हैं और सरकार को परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सेटअप देते हैं मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहें, सरकार की मेमोरी कहें। क्योंकि इस सर्विस में हमारी खासियत क्या है, जो सर लोग को बताना चाहूंगा कि आप कोई देखिए, हमारा नोटिस ड्राफ्टिंग, रूल रेगुलेशन पे आप सरकार में आते हैं, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जिस आधार पर आते हैं, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ आते हैं, उसको पॉलिसी में परिणत करना, उसको बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेशन में जाना, धरातल पर आपकी सोच को, आपकी आशाओं को आकृति देने में हमारा बहुत रोल होता है। और क्योंकि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है हमारा किसी दूसरे सर्विस में मर्ज भी नहीं करते, तो आपके पास्ट से अभी वर्तमान में क्या है, सारा चीज हम लोग को टिप्स पे होता है। आप कभी भी हमारे प्रपोजल आपके आते हैं, आपके पास फाइल आता होगा, आप फाइल की नोटिंग देखेंगे तो 80 to 90% हमारे सर्विस के लोगों का योगदान होगा। वो डिजिग्नेशन जो साइन होगा उसको आप देखेंगे, तो आप कभी आप लास्ट के पेज पे साइन करते हैं तो आप पीछे पलटिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है। तो हमारे सर्विस का बहुत ही अहम योगदान रहा सर इसमें। और चूंकि हम इसी लुटियन जोन में 2-3 किलोमीटर में घूमते रहते हैं सर, यहीं पर ज्वाइन करते हैं, यहीं रिटायर करते हैं, तो इस सर्विस से तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा है ही, लेकिन इन भवनों से, इस संस्थान से हमारा इतना लगाव हो जाता है, बस यूँ समझिए कि एक माँ बेटे का जो संबंध होता है वो हो जाता है। हम इसे सोचते हैं, समाजते हैं, ऊपर से कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ परमानेंट रहते हैं, हमारा लगा हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी हम यहीं रह जाते हैं। नौकरी करने दिल्ली आते हैं 20-22 साल की उम्र में, उसके बाद लौट कर शायद कभी किसी त्योहार में जाते हो, यहीं रह जाते हैं, यहीं के जनता हो जाते हैं। हम अधिकारी भी हैं और आपके जनता भी है, आपके लिए काम भी करते हैं और आपके बीच भी हैं, आप हमारे बीच में हमारे नेता भी हैं।
तो अब मंत्री होने से पहले आप नेता भी हैं सर, तो हमारा जनता और नेता का जो रिलेशन होता है वो तो है ही, और साथ साथ आप जब केंद्र में आते हैं, मंत्री बनते हैं, तो हम अपने रोल को आपको बताएं। लेकिन सर कुछ समस्या क्या होती है, हमारे लोग सर्विस में गए, स्ट्रक्चर जो 50 में बना, उसके बाद स्ट्रक्चर में सुधार बहुत नहीं हुआ। तो बाद में 2003 में हम लोग का जब बहुत स्टैग्नेशन हो गया, तो 2003 में कैडर रिव्यू हुआ, और माननीय आडवाणी जी उस समय में हमारे होम मिनिस्टर थे, हरेंद्र पाठक जी ड्यूटी मिनिस्टर थे, और दिल्ली से हमारे विजय मल्होत्रा जी हमारे मंच पर, हम लोगों को रिले हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ा, क्योंकि हम सरकार के साथ कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाते, हम ना हड़ताल करते, ना काम रुकते, हम अपनी बात ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ढंग से बताते हैं। और उसमें इसलिए विजय मल्होत्रा साहब हमारे मंच पर आते थे, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सेटअप के साथ कोई विवाद नहीं होती। सब एक खास थिंकिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आप देखे, हमारे सिन्हा जी बहुत एलोबरेटली बता रहे थे कि हमें जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने में थोड़ी सी रुकावट आती है। कुछ लोग, कुछ थिंकिंग के लोग ऐसे हैं जो हमारे रुकावट को रोकते हैं, हमारे ग्रोथ को रोकते हैं। उनको क्या समझ में आता है नहीं पता, हम लोग उसी के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करते हैं सर। अदरवाइज हम लोग पीसफुल नौकरी करते रहते हैं। तभी इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मैसेज आया सर। प्रधानमंत्री जी ने अपने मैसेज में लिखा कि सीएसएस अधिकारियों की, पूरी तो नहीं पढ़ूंगा सर, बहुत समय लगेगा, बीच का एक अपना अंश आपको सुनाता हूँ। सीएसएस अधिकारियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के उनके कार्य कुशलता को उन्होंने सराहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जवाबदेही, पारदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा ये हमारा अक्षुण्ण है, सर्वोपरि है। और ईमानदारी की जहाँ तक मैं बात कहूँ आपको, तो मुझे बहुत गौरव है कि मैं इस सर्विस में हूँ जो हिंदुस्तान की ही नहीं, विश्व की संस्थाओं के साथ, सर्विस के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं। हम लोग इतने ईमानदार सर्विस में हैं। और हम ये अपने सीनियर्स से सीखते हैं सर, और अपने जूनियर्स को भी बताते हैं कि कुछ भी हो, आपकी जो अच्छाई है उसको हमेशा बरकरार रखिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, काम करिए। सरकार को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देना है। रात आप पार्लियामेंट सेशन चलाते होंगे सर, आपके पास घर पर फाइल साइन कराना हो, पार्लियामेंट की गैलरी हो और ऑफिस में, हर जगह आप हमारे सर्विस को लोगों को देखेंगे। एक भी जगह आपको त्रुटि नजर नहीं आएगी। हम लोग पूरी कर्तव्यता के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ इस काम को करते रहते हैं। लेकिन कुछ खास सोच जो सर मैंने आपको बताया कि कुछ समस्याएं होती है, जैसे हमारा 4th पे कमीशन से पे को डाउनग्रेड कर दिया, फिर 5th पे कमीशन ने पे को डाउनग्रेड कर दिया, सरकार ने इसे अपग्रेड कर दिया। 4th पे कमीशन में जब हमारा पे को डाउनग्रेड किया डेलिबरेटली, तो उस समय वाजपेयी जी के पास हम लोग गए, हमारे सीनियर्स गए, मैं तो सर्विस में नहीं था, वो सरकार में नहीं थे, सरकार में सहयोगी थे। आदरणीय वीपी सिंह जी से बात करके हमारे सर्विस को रिस्टोर कराया पे स्केल को। 2003 में आपने देखा कि आडवाणी जी मेजर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया हमारे सर्विस का, जिसमें कि 3000 पोस्टों का क्रिएशन हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम जो आता है सर, पॉलिटिकल सेटअप से हम लोगों को उनको समझाते हैं तो वो लोग हमें रिलीफ देते हैं, हमें मदद करते हैं। 2003 के बाद फिर पे कमीशन आए, डाउनग्रेड किए, फिर हम लोग, सरकार हमें रिस्टोर कर देती है। तो सरकार की मंशा को जानने के बाद ये लोग बार बार नीचे कर देता। आखिर कौन है ये लोग, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, उसे समझने की जरूरत है। बस एक थोड़ी सी विचारधारा, कुछ लोग, किसी एक खास सर्विस को मैं हिट नहीं करना चाहता, न किसी खास लोगों को हिट करना चाहता हूँ, बस किसी एक वो जो प्रॉब्लम आती है कि इसे आगे नहीं बढ़ने देना है, इसे आगे नहीं बढ़ने देना है, एक सतत प्रयास चलता रहता है। और वो भी उस लेवल में अपने इस बातों को परकुलेट करते जाते हैं, और जो बात के अधिकारी भी आते हैं, कुछ लोग इस बात में लगे रहते हैं, इस डिजाइन में कि इसको कैसे डाउन किया जाए। तो हमारा ये अपने साथियों से इस बात को मैं चर्चा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने संगठन को मजबूत रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। सर्विस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही भाग्यशाली है आप लोग, और इस समापन 100 साल के दौरान आप लोग सर्विस भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब समय बीतता है तो हमारा सर्विस मजबूत होता जाता है। इस सर्विस को मजबूत करिए। थोड़ी बहुत जो समस्या है उसको हम लोग सरकार के साथ रखते रहेंगे। हम कुछ सरकार के पार्ट हैं तो अपनी बातों को रखेंगे। सब लोगों के सामने हमने थोड़ी सी बात रखी, और जो अभी आज के डेट में हमारे सर्विस में मूल समस्या है, अभी आज के डेट में जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे मंत्री जी लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से कोई घोषणा करवाना चाहते हैं कुछ। आप हमारे इस अवसर पर आए, हमारे सम्मान पे बढ़ाए, प्रोग्राम को गरिमामय किए, इसके लिए तहे दिल से हम लोग आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। और क्योंकि आज के दिन हम आपको मंथन करते हैं
अपने क्या पाया, हमने क्या खोया, हम लोग जब मिलते हैं इस पर बात करते हैं, फिर आगे के लिए हम लोग अपना विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो आज की डेट में हम इस चीज को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो दो हमारे असिस्टेंट सक्सेशन ऑफिसर आए, और आज के डेट में आप देखेंगे वो लोग काफ़ी बीटेक हैं, एमबीए हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, हमारे सर्विस में आए, उनके पोटेंशियल को सरकार को एक्सप्लॉइट करना है, हम लोगों को यूज़ करना है। लेकिन जो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ है, डिपार्टमेंटल एग्जाम 2015 से रुका हुआ है, उसमें कुछ परेशानियां हैं, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं और सरकार से भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि इसमें हमें मदद मिले और इसको प्रमोशन को एटलीस्ट हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी समस्या हो। लोग यहाँ पे और प्रमोशन दो ही चीज सर्विस में देखते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमारा भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा पे एंड प्रमोशन बढ़ता रहे, समय से मिलता रहे, तो प्रमोशन हमारा प्रमोशन चलता रहे, इसके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम को रिस्टोर करना और प्रमोशन को चालू रखना, जो कुछ कुछ कारणों से रुक जाती है। अब जैसे हम जाएंगे, वो लोग कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट हो जाता है, कोर्ट हो जाना ठीक है, वो मंत्री जी लोग के पास जाके कह देते हैं कि कोर्ट हो गया, ठीक है, हम भी जानते हैं, हम उस सिस्टम के पार्ट है, हमें पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ समस्याओं को घुमाया जा रहा है, उसमें भी रास्ते निकलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल से प्रमोशन हमारा रुका हुआ था, थैंक्स टू डिप्टी मिनिस्टर साहब और पीएमओ के एक्टिव इंटरवेंशन से हमारा प्रमोशन खुला। अभी भी फिर थोड़ा सा रुका हुआ है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका रास्ता खोलेंगे, प्रमोशन खुले, हमारे एसओस का एग्जाम हो। और दूसरी समस्या, हमारे बहुत सारे जो उस समय माननीय आडवाणी जी ने हमारा कैडर स्ट्रक्चरिंग किया, उसमें जितना सीट बढ़ा, उस सीट के बाद कैडर स्ट्रक्चरिंग में ज़्यादा रिलीफ हमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैडर स्ट्रक्चर में नहीं मिला, जिसके कारण अंडर सेक्रेटरीज में 1000 करीब अंडर सेक्रेटरीज हमारे एलिजिबल हो रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी के लिए। इसका प्रोविजन सरकार में है कि यदि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आगे सीट नहीं है, तो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के तहत फाइनेंशियल बेनिफिट एटलीस्ट दे दिया जाता है। और हम क्लास 1 ऑर्गेनाइज सर्विस हैं, ये फाइल पर आज के डेट में हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन करवाया है वो एस्टेब्लिश है ड्यूपीटी में फाइल पर। अब वही जो थिंकिंग आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये चाहता है कि इसे वो चीज़ ना मिले जो ये डिजर्व करता है, जो एक थिंकिंग, जो एक विचारधारा चली आ रही, उसी के खिलाफ हम जाके कहते हैं ड्यूपीटी में एटलीस्ट ये तो लिख कर दे दीजिए कि हम आपको नहीं देंगे, वो भी नहीं करते, चूंकि हमारे पक्ष में इतने फाइल है, इतने मजबूत फैक्ट्स है कि वो भी नहीं करना चाहते कि वो देखें कि बाहर ये चीज जाएगा तो अन्याय हो जाएगा, और लेकिन देना भी नहीं चाहते। तो उसके खिलाफ हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हम मेहनत कर रहे हैं। चूंकि हम बताया कि दिल्ली में हम लोग जनता भी हैं और सरकार के साथ अधिकारी भी हैं, डबल रिलेशन है, तो कुछ ये घोषणा वगैरह करवाने का नहीं सर, आप नॉर्मल करिए, बस आप लोगों के संज्ञान में लाए, हम अपने लोगों को भी बताएं कि आगे हमारे पास क्या चुनौती है, उसको हमें कैसे सॉल्यूशन इसका क्या ढूंढना है, उसमें आप लोग आइए, बेहतर संख्या में आइए। नौजवान जितने साथी आए हैं उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने संगठन को जरूरत से ज्यादा जितना कर सकते हैं मजबूत रखिए, क्योंकि आपको इस विचारधारा आदमी के खिलाफ लड़ना, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना है। जब आप हल्का सा भी कमजोर करेंगे तो आप नीचे दब जाएंगे। आप मजबूती के साथ खड़े रहिए, आप मजबूत रहेंगे, संगठन मजबूत रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। और सबसे लास्ट में फिर से मैं एक बार अपने मुख्य अतिथि हमारे मंत्री जी, इन सबों को धन्यवाद करता हूं। और सबसे लास्ट में मैं अपने अभय वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष है, उन्होंने जरा आप खड़े होकर लोगों को अभिवादित करिए। उन्होंने बहुत योगदान किया हमारे प्रोग्राम को सफल करने में, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, हमारे समस्याओं को सुलझाने में भी ये इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो धन्यवाद करता हूं आप सबों को। इसी सब के साथ मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग मंत्री जी को सुनना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय। बिना समय को जाया करते हुए हम चाहेंगे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान नित्यानंद राय जी को आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं आपके सर्विस की सेवा की, और आप अपनी शताब्दी समारोह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के
माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, मानवर आर के ओझा जी, मानवर वीके सिन्हा जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बहुत अच्छी बात कही भी गई और कई संकेत भी दे दिए। सबसे पहले तो आप 100 वर्ष पूरे किए हैं अपनी यात्रा का, और इस यात्रा को बड़ी सम्मान के साथ, सफलता के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा दी है इस देश को। इसके लिए मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपने अपनी सर्विस के दरमियान कई इतिहास रचे, उसमें कभी कभी कांटे भी चुके होंगे, कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, फिर भी आप रुके नहीं, थमे नहीं, दिन रात देश की सेवा में लगे रहे और आपने इतनी अच्छी सेवा दी। ठीक ही कहें कि फाइलों का जहां से प्रारंभ होता है, फाइलों की जहां से क्रियान्वयन की जहां से सूत्र बनता है, उस सूत्र को आप प्रारंभ करते हैं, उस बुनियाद को आप मजबूत करते हैं। तो जैसे नीचे से जितना कठिन होता है, जितना उसमें परिश्रम लगाना होता है, जितनी उसमें सतर्कता रखनी होती है, जितनी सावधानी रखनी होती है, सबसे ज्यादा तो आपको ही करनी पड़ती है। मैं समझ भी रहा हूँ, हम लोग तो फाइल रोज देखते हैं और उसके आधार पर जैसे ऊपर जाता है, उसके आधार पर, आपके टिप्पणियों के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर फाइल संपन्न होता है। आपकी इस बहादुरी को, इस पराक्रम को कौन इनकार कर सकता है? आप अभी चर्चा कर रहे थे अपने पूर्व के वक्ता महोदय कि अटल जी की सरकार में हमको सम्मान मिला। बहुत अच्छा आपने प्रारंभ किया अपने पराक्रम से, माने आपकी प्राथमिकता में आपका पराक्रम है, यानी आपकी सेवा है। बाद में भले ही आपने प्रमोशन की और पे की बात कही हो, लेकिन पूरे समय को मैं देख रहा था, पूरे समय का 80% बात आप अपने इतिहास के किए गए कामों की सूचना देने में, बोलने में लगा रहे थे। उसमें 20% अपनी बात को जरूर रखें, यानी आपका औसत पराक्रम का है। यह पराक्रम आपका हमेशा है। बाकी की चिंता जो आपने रखी है वो आपका एक पार्ट है। मैं कहा तो पार्ट है, हम परिवार वाले लोग होते हैं, हमारी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है, समय बदलता है, हमारी आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन हम एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपकी सोच में, बुनियाद में, अपने परिवार से ऊपर आपने अपने सर्विस की सेवा के माध्यम से देश की सेवा का आपने जो संकल्प लिया, अच्छी बात है। आप दिल्ली के इस केंद्रीय सेवा में आप जो सेवा दे रहे हैं, जिस कैडर के आप हैं, अपने केंद्रीय भवनों के बीच इस प्रकार से हिल मिल जाते हैं कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। इतना तो कम से कम आप भाग्यशाली हैं, तो हम लोग तो देखते हैं। तो कुछ सौभाग्यशाली भी है, कुछ अच्छी बात भी है। और लोग कहते हैं दिल्ली के इस क्षेत्र में आपका समय बीत रहा है, तो अभी मत लोग जब जानता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, जब यह जानता है कि आप केंद्रीय कैडर के हैं, सेवा देते हैं, अपने CSS के आप जो अधिकारी हैं, जैसे ही आप बोलते हैं तो लगता है कि भाई जहां से इस देश की बड़ी व्यवस्था खड़ी होती है, उसकी बुनियाद में आप हैं, तो आपका सम्मान काफी रहता है।
आपने लंबी यात्रा की है। आपकी जितनी भी यात्रा आगे की है, सबकी सफलताओं के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और आपने आपने बुलाया, ऐसे आपको हम देखते भी हैं, आपके शब्दों को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, सलाह भी लेते हैं, यहाँ भी सुने। आपने बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हर सफलताओं की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल हमारे लिए डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने बहुत ही सुंदर और बहुत दिल छूने वाला मैसेज भेजा था। सर नहीं आ पाए थे, सब बहुत आने की इच्छा रखते थे, लेकिन आज हम उनको जरूर सुनेंगे। हम अपने चीफ गेस्ट को सुनना चाहते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। भारत सरकार में मेरे और मेरे ही अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नित्यानंद राय जी, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश की संभाले हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके गृह मंत्रालय में आने के बाद हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवासियों का ऐसा सपना साकार हुआ है जिसके लिए हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था। ये सपना साकार हो सकता है, और इसके कारण तो गृह मंत्री जी के साथ साथ वो भी और हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके इस कार्यक्रम में उनके साथ मुझे यहाँ रहने का अवसर मिल रहा है, और मंच पर आपके दो बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो नेता कम और आपके लिए शायद आपके संगठन के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, सिन्हा साहब और ओझा जी। और हर्ष की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ उनके साथ मंच शेयर करते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत पसीना बहाया है आपकी संस्था के लिए। आनंद जी जो है आपके जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी बहुत विस्तार से सारी बातें बहुत भावनात्मक तरीके से यहाँ रखी है। इस मावलंकर हॉल में मुझे पता नहीं, गिनती करूँ तो कितने हो गए होंगे, मतलब हज़ारों में तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे सैकड़ों में तो कार्यक्रम इस मावलंकर हॉल में मैंने किए हैं या उनका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। यहाँ बैठा, वहाँ बैठा, यहाँ बैठा, और बहुत बड़े नेताओं के साथ भी बैठने का मौका मिला है, लेकिन ऐसे जोशो खरोश के साथ मुझे स्मरण याद नहीं, अपनी शक्ति में इससे ये पता लग रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य है हेल्थ की डेफिनेशन है कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ नॉट merely the absence of disease or infirmity। यानी आप की जो चारों अवस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन के हिसाब से, मुझे सारी की सारी इतनी ज़्यादा
पुख्ता स्थिति में दिख रही है। कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मेरे को ये ज़रूर आश्चर्य है कि मुझे भी लगभग ये मेरा 26वां साल है सार्वजनिक जीवन में। 1993 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। अभी तक 7 चुनाव हो गए, 5 बार विधानसभा में और 2 बार पार्लियामेंट में। आपकी कृपा सातों में रही है। लेकिन मुझे सच्ची बात है कि ऐसा स्मरण नहीं आ रहा कि कभी 25 साल में आपने ये आपका 100 साल का कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे भी सच में कल्पना नहीं थी कि आपके संगठन जो है वो 100 साल पुराना हो गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद उसी इम्पीरियल सर्विस को परिवर्तित करके आपको बनाया गया और 1919 से 2019 आ गया। लेकिन ये पारस जी कह रहे थे कि भाई अभी पिछले साल आपने बुलाया था, पता नहीं मुझे कैसे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं कि आपने 25 साल में कभी मुझे ढंग से बुलाया हो। क्योंकि दिल्ली का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके मैं कार्यक्रम में ना गया हूँ। बहुत सारे संगठनों के कार्यक्रम में तो कई बार गया हूँ। और जब से राजनीति में हूँ तो कुछ तो संगठन ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा नियम बना रखा है कि वो कहते हैं 1 साल में अगर आप नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि आप कभी नहीं आए, तो वो अपनी हाज़िरी मेंटेन करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन खैर मेरे लिए ये सच बात यह है कि जो भाग्य की बात है कि आपके जबकि ये हर वर्ष आपका कार्यक्रम होता है और इसको आप बहुत खुश मिजाजी से मनाते हैं। ये भी मुझे समझ में आया कि आप लोग बहुत संतोषी जीव हो। आपकी योग्यता और काबिलियत उसके बारे में तो मुझे मतलब कुछ कहना इसलिए नहीं कि पहली बार मैं उन लोगों को इस प्रकार से एक साथ सामूहिक रूप से देख रहा हूँ जिनके जो गहरे और सच्चे और ईमानदार और जिसे कहते हैं डिटेल्ड प्रयास को हम लोग उसकी जो सुगंध है उसको वर्षों से फाइलों पर जो है महसूस करते रहे हैं। आज मुझे सच में इस कार्यक्रम में महसूस हो रहा है कि ये जो फाइल पे कभी हम भी सोचते थे कि ये फाइल पे इतनी लंबी नोटिस, इतने लंबे डिटेल और रोज़ की इतनी फाइलें आती है, तो ये जो लोग इनको लिखते हैं उनको वास्तव में बहुत प्रयास करना पड़ता है। मंत्री को तो कई बार उतनी डिटेल में जो आप पूरी मेहनत करके लिखते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, उसके लिए पूरा अध्ययन करते हैं, इतिहास में जाते हैं, उसके प्रॉस एंड कोन्स आप सारे के सारे उससे आगाह करते हैं और फिर अपना ओपिनियन लिखते हैं। कड़वी बात हो उसको भी जो है बिना जिसे कहते हैं संकोच किए लिख डालते हैं। लेकिन हम लोगों को तो एक पीएच की सुविधा होती है और हर एक फाइल को पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, लेकिन अपने पीएच पर और आपकी जो नोटिस है उस पर विश्वास करके ही जो है सारा का सारा हमारी सिस्टम चलता है। और सच्ची बात यह है कि इतने वर्षों में 5 साल में दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा, शिक्षा मंत्री रहा, कानून मंत्री रहा, भारत सरकार में भी पहले पिछले टेन्योर में स्वास्थ्य मंत्री रहा, साइंस टेक्नोलॉजी में भी अर्थ साइंस मंत्रालय, फिर एनवायरनमेंट भी और अभी फिर से हेल्थ और ये साइंस के मंत्रालय। लेकिन
मुझे ऐसा स्मरण नहीं आता कि कभी मुझे कोई ऐसा बहुत ज़बरदस्त कोई ऐसा कटु अनुभव हो कि नीचे फाइल के ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी भयंकर किसी ने कोई डिज़ास्टर किया हुआ हो, कोई भूल की हुई हो, कोई शैतानी की हुई हो, और बहुत डिटेल में जो उसके माध्यम से जो जानकारियाँ मिलती हैं तो उससे आदमी को काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि संभवतः मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। और अभी जब आपके सचिव महोदय ने महामंत्री है ना पारस जी, क्या है पारस जी बोल रहे थे ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। 2-3 बातों पे बहुत खुशी हुई मुझे। एक तो उन्होंने बहुत डंके की चोट पर, ये साधारणतः इतनी हिम्मत आज के युग में कम लोगों के अंदर होती है, उन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा कि हम जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। ये जो इस प्रकार का कन्विक्शन है और इतने कन्विक्शन के साथ कोई बात को सार्वजनिक फोरम पर कह पाना, ये भी तभी संभव होता है जब उस वैल्यू के प्रति हमारा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है। तो उनकी बात पे मुझे अपने एक टीचर का स्मरण आ गया। सबके पास जीवन में अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं और सबने अच्छी अच्छी बातें अपने टीचरों से ही सीखी है। वैसे मेरे भी एक टीचर थे, वो अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत इन तीनों भाषाओं के एकदम एक्सट्रीम लेवल के विद्वान थे, अभी भी जीवित है वो। तो स्कूल छोड़ते हुए मैंने उनको कहा कि सर ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो प्लीज़ मुझे बताइए। तो अंग्रेज़ी के प्राइमरीली अंग्रेज़ी के टीचर थे, लेकिन उनका जो दोनों भाषाओं के ऊपर पूरा कमांड था, संस्कृत और हिंदी के ऊपर भी, और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। तो उन्होंने कहा, मुझे ये बात अभी इसलिए याद आई क्योंकि इन्होंने अपने डंके की चोट पे कहा, तो उन्होंने फिर कहा कि ऑनेस्टी इज़ द ओनली लेडर which can help a man climb the height of ecstatic pleasure from the lowest pitch of abject fortune। यानी जिंदगी में आप सफलता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि आप खराब से खराब किस्मत लेकर भी पैदा हुए हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, उसके लिए एक ही सीढ़ी है, उसका नाम है ईमानदारी। तो ये जब उन्होंने इतना लंबा सेंटेंस बोला, अब तो हमको याद है, तो मैंने कहा सर ये इतना लंबा सेंटेंस तो याद नहीं रहेगा, मेरी डायरी पे लिख दीजिए। तो वो मेरी डायरी पे आज भी लिखा रखा है, वो लगभग आज से 47-48 साल पहले की बात है। लेकिन मैं 47-48 साल के बाद इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ, ये प्रमोशन होगा नहीं होगा, फ़ायदा होगा नहीं होगा, पे कमीशन लागू होगा कि नहीं होगा, आपको कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने बात कही अपने पारस जी ने, पूरे जीवन सर्विस करने के बाद अगर वो सर्विस पूरी 100% ईमानदारी से की होगी, तो उसके रिटायरमेंट के समय जो आपको सुख की और जो एक प्राइड की जो अनुभूति होगी, वो किसी आपके प्रमोशन और किसी आपकी जो पे कमीशन की जो तनख्वाह है या उसका जो इंक्रीमेंट है, उसको वो बीट नहीं कर पाएगी। और 47-48 साल के बाद मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये ज़िंदगी का ये शाश्वत सत्य है, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था। और इसके साथ साथ 3-4 बातें और मेरे को जीवन में तजुर्बा हुआ, जो मैं मानता हूँ कि वो भी शाश्वत सत्य की तरह है और
वो भी ज़िंदगी में एक प्रकार से उनकी जो ताकत है वो अनबीटेबल है। जैसे अभी हमने पावर ऑफ ऑनेस्टी की बात की है, ऐसे ही जो पावर ऑफ ट्रूथ है, और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप फाइल के ऊपर जो आपको काम करने के लिए गाइडेंस मिलता है वो इसी पावर ऑफ ट्रूथ से मिलता है। जो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई सत्य में जयते होता है, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो ये जो ट्रूथ की पावर है ये भी अनबीटेबल है। आप कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ट्रूथ अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। तीसरी जो है, मैंने जो अनुभव किया कि जो वो तो गीता में भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया ही है कि कर्म की सात्विकता पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तो जो पावर ऑफ कर्मा है ये भी अनबीटेबल है। जो आपको अपने कर्म से ताकत मिलेगी, उस ताकत को कोई बीट नहीं कर पाएगा। और जितनी ज़्यादा आपके कर्म की सात्विकता होगी, सच्चाई गहराई होगी, उसमें ईमानदारी होगी, परिश्रम होगा, कमिटमेंट होगा, वैल्यू होगी, तो उसको कोई नहीं बीट कर पाएगा, आपको कोई बिछाड़ नहीं पाएगा। चौथी जो है, जो पावर जो मैंने समझा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सबको उसको जीवन में अपनाना चाहिए, वो है पावर ऑफ लव एंड कंपैशन, जिसको आप अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। उसको प्रेम कह सकते हैं, उसको संवेदनशीलता कह सकते हैं, उसको कुशल व्यवहार कह सकते हैं, उसको किसी भी तरह से आप उसको करुणा भाव कह सकते हैं। तो किसी भी तरह से डिफाइन करिए, ये जो इसकी जो शक्ति है ये भी अनबीटेबल है। और अल्टीमेटली जो है वो जो पावर है वो सर्वशक्तिमान भगवान की है, वो पावर ऑफ गॉड, जिसके ऊपर से भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर अपने जीवन में हम सब लोग जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, ये सब कुछ चीज़ें, इनकी इम्पोर्टेंस, इनके महत्व को समझें गहराई से, तो फिर हमें कभी, मैं समझता हूँ, जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने कभी, मैंने सुना भी नहीं कि शायद आपकी कभी कोई हड़ताल वगैरह उस तरीके से आपने कभी सिग्निफिकेंट कोई हड़ताल की है, या आपके भाषण में ही मैंने सुना। तो मुझे अचानक एक जापान के अंदर अपना ही एक इंसिडेंट याद आया कि कैसे वहाँ लोग, सन 2000 में मैं वहाँ एक मीटिंग में गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वहाँ सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए हेल्थ की पॉलिसी बनाता है, और वो पॉलिसी बना के वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के देशों को देता है उसको देशों में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उन्होंने एक 2000 के अंदर एक मीटिंग की, और वो उसका विषय था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी, क्योंकि सबको चिंता लगी थी कि नारा था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, और ये नारा साकार नहीं हो पाया। 2000 के आसपास हम पहुंच गए थे, तो 21वीं शताब्दी में क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके ऊपर चर्चा थी और आगे क्या होना चाहिए, उस पर मैं नहीं जाता। तो मैं एक जैसे ही हवाई जहाज से उतरा, तो वहाँ जो एम्बेसी वगैरह के जो भी लोग थे वो लेने आए, तो उन्होंने कहा सर एक यहाँ पे पता नहीं कैसे बात हुई, जापान, उस समय मैं पहली बार जापान में गया था, तो जापान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी थी। तो उन्होंने कहा सर यहाँ एक बैंक में हड़ताल चल रही है। तो मेरा एकदम माथा ठनका, एकदम जापान, और जापान के अंदर हड़ताल और वो बैंक में चल रही है। तो मैंने कहा कब से हड़ताल चल रही है? कल सर लगभग 1 साल हो गया। आई वॉज वेरी शॉक। मैंने कहा मेरी तो जापान के बारे में पता नहीं कैसी कल्पना थी। और मैं गया था कोबे शहर में। ये कोबे शहर वो है जिसके बारे में 90 के दशक में रीडर्स डाइजेस्ट में बड़े आर्टिकल आए। ये 90 के दशक में वहाँ ऐसा भूचाल आया था जिसके झटके 10,000 झटके अगले 3 महीने तक आते रहे, और पूरा कोबे शहर जो है वो पूरा का पूरा तबाह हो गए, एकदम मलबे जैसा हो गया था। लेकिन जब मैं 2000 में गया
तो मैंने वो जो रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल पढ़े थे उसके हिसाब से वो मलबा या कुछ नहीं, मुझे पूरा शहर रीबिल्ड नज़र आया, लेकिन ये ध्यान में आया कि हम लोग कभी कभी 5 साल के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। 5 साल में कई बार हम लोग फाइलों में ही चीज़ें हमारी घूमती रहती हैं हमारे देश में, और या टेंडर होने में ही टाइम लगता रहता है। तो 5 साल में पूरा का पूरा देश का शहर कैसे खड़ा हो जाता है वो मैंने वहाँ कल्पना की। तो मैंने कहा कि जरा हमें भी उसको देखने का मौका मिले या कुछ, उनका साथ आप चलिए। तो वो बैंक के अंदर लोग 1 साल से 15 मिनट पहले आके एक गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट में एक मेल लिखते थे और उसके बाद अपने काम पे लग जाते थे। मतलब ये समझ लीजिए कि एक सिंसियरिटी का, देशभक्ति का या अपने कमिटमेंट का, जिसे कहते हैं कि ये एक ऐसा उदाहरण है। साउथ कोरिया के अंदर मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियाँ जिम्मेदार लोगों ने वो शादी इसलिए नहीं करते हैं, हमें कल्पना है कि शायद शादी और दूसरे कारणों से नहीं करते, लेकिन बहुत सारे वो इतने हाईली कमिटेड हैं फॉर द नेशन एंड द सोसाइटी कि वो अपने उस कमिटमेंट के अंदर कोई किसी भी तरह का उस तरीके का व्यवधान ही नहीं पैदा करना चाहते हैं। मैंने साउथ कोरिया के अंदर इसको बहुत डिटेल में इस बात को अध्ययन किया। ये यूजुअली इस तरीके से हाईलाइटेड बात नहीं है, लेकिन जब जाते हैं दूसरे देश में तो नहीं। तो मुझे जब आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरी बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जो कि हम अपनी संस्था में काम करते हैं तो हमारा जो भाव है वो जैसे एक माँ और बच्चे का रिलेशन होता है वैसा हमारा भाव होता है। और इस बात को भी उन्होंने बहुत मन से कहा, बहुत प्रामाणिकता से कहा। तो ये तो निश्चित रूप से मुझे आपके बारे में कोई पहले भी संदेह नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उन लोगों को देखकर जिनकी मेहनत का आनंद ऐसे मंत्री हम लोग जो है, क्योंकि फाइल को बड़ी बड़ी तैयार आती है, आपको एक फाइल को तैयार करने में पता नहीं कितने दिन लगते हैं, लेकिन हम लोग तो 1 घंटे के अंदर कितनी सारी फाइलें जो है